नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं और 4 का चक्रव्यूह लेकर हाजिर हूं मैं पूजा यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में और पहली खबर रहेगी मदरसों को लेकर योगी सरकार के बड़े फैसले की। दरअसल योगी सरकार ने अब यूपी में नई मान्यता के लिए सभी मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दूसरी बड़ी खबर रहेगी जिस पर नजर कर्नाटक दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात से जुड़ी है, जहां सीएम योगी ने एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का जायजा लिया, शेम 1 का शुभारंभ किया। वहीं तीसरी खबर गोंडा से है जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान में शहीदों की बेटी को सम्मानित किया। साथ ही साथ करुआ पारा स्कूल में बच्चों के साथ पठन पाठन की जानकारी ली। चौथी बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है जहां बेरहम टीचर ने छात्र को 3rd डिग्री दी है। और ये बड़ी खबर है मदरसों पर योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। यूपी में नई मान्यता के लिए मदरसों का अब सर्वे होगा। सरकार के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश। 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का निर्देश। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को भेजेंगे मदरसों की रिपोर्ट। सर्वे टीम में एसडीएम बीएसए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होंगे शामिल। मदरसों के वित्त पोषण के सोर्स का भी सर्वे से लगाया जाएगा पता। किसी मदरसे में कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं, सर्वे से इसका पता चलेगा। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट सौंप देंगे। और अब सर्वे टीम में एसडीएम होंगे, बीएसए होंगे, अल्पसंख्यक जिलाधिकारी होंगे। मदरसों के वित्त पोषण के सोर्स यानी कि जो भी इनकम सोर्स है, कहां से वो मदरसे चल रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन मदरसों को चला रहा है, कितने बच्चे वहां पर तालीम पा रहे हैं, किस तरीके से वो मदरसे चल रहे हैं। यानी पहली बात तो ये कि जो गैर मान्यता वाले मदरसे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और सरवाइव करने के लिए नई मान्यता की जरूरत होगी। नई मान्यता के लिए तमाम जो पैमाना तैयार किया गया है उस पर खरा उतरना होगा। और मदरसों के सर्वे पर दानिश आजाद अल्पसंख्यक राज्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने कहा कि हम मदरसों की तस्वीर तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही काम किया है। मदरसों में योगी सरकार आने से पढ़ाई का स्तर बदला है। एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर का वादा हमने पूरा किया है। सर्वे के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी जी के सामने पेश की जाएगी। सीएम योगी के मार्गदर्शन में आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और क्या कुछ कहा इसके अलावा जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार अब मदरसों को लेकर एक्टिव हो गई है। अब उनका सर्वे कराया जाएगा। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पे एक्शन की भी तैयारी है। क्या पूरा प्लान है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या सर्वे है, कैसे क्या रहेगा, जो अब गैर मान्यता प्राप्त, क्या एक्शन के मूड में है योगी सरकार? योगी सरकार डेवलपमेंट के मूड में है। योगी सरकार इम्प्रूवमेंट के मूड में है। योगी सरकार मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के मूड में है। जिस तरीके से हमारे मुस्लिम यूथ को एम्पावर करने का काम, उनको एजुकेट करने का काम योगी सरकार ने किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अंदर, अल्पसंख्यक समाज के अंदर, हमारे यूथ के अंदर एक योगी सरकार के प्रति एक विश्वास की भावना है। और अभी जो सर्वे की जो बात है, ये सर्वे इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे एडेड और मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, जो जिनकी संख्या 16,513 है, इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसी मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं हैं। सरकार को एक्चुअल ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए ताकि हम जो अपने अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव वे में काम कर पाएँ। और योगी सरकार लगातार इसी दिशा में पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव मन के साथ काम कर रही है। सवाल क्योंकि सर्वे का आया है तो विपक्ष का लाजमी था इस चीज़ को बोला। उनका कहना है कि ये 5 साल 6 महीने की आपकी सरकार हो गई, अभी तक सर्वे नहीं हुए थे। मुस्लिम दृष्टिकोण की तरफ देखती है विपक्ष और कहते हैं कि एक जगह टारगेट करते हैं। इस पे क्या कहना? निश्चित तौर पे हम टारगेट करते हैं। हमारा टारगेट जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है। और इसी टारगेट के साथ पूरी ईमानदारी से फुल फोकस होके योगी सरकार काम कर रही है। हम मदरसों को और अच्छा और बेहतर बना रहे हैं। 5 साल 6 महीने में अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा क्या किया है? 5 साल 6 महीने में योगी सरकार ने मदरसों को आधुनिक करने का काम किया। मदरसे के जो यूथ हैं उनको एम्पावर करने का काम किया है। मुस्लिम यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। मदरसों में डिजिटलाइज करने का काम किया है। 5 सालों में लगातार साल दर साल हमने
अपने अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। क्योंकि अभी तस्वीरें आई थी असम से भी कि जो वहाँ पे मदरसे थे जो गैर मान्यता थे उनके खिलाफ वहाँ एक्शन भी लिया गया है असम के चीफ मिनिस्टर की द्वारा। क्या वैसी ही कोई रणनीति उत्तर प्रदेश में देखने मिलेगी जो गैर मान्यता प्राप्त है? क्योंकि सबसे अहम चीज़ आती थी, जो तस्वीरें पहले आती थी कि मदरसों का इस्तेमाल होता था लफ्ज़ जिहाद तरीक़ों में, बाकी टेरर फंडिंग्स के लिए भी काफ़ी चीज़ आती थी। तो क्या जो असम की सरकार है वैसे ही कुछ कदम उत्तर प्रदेश सरकार भी उठाने जा रही है? राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे एक कार्य दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का सबका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये काम करने का अवसर दिया है। और मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों की ताकत पर, उनकी सक्रियता पर, उनकी मेहनत पर। तो मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और अपने केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा पूरी करने का भरसक प्रयास करूंगा, उनकी अपेक्षा के अनुसार काम करूंगा। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, 2019 में बीजेपी 64 सीटें जीती थी, 16 सीटें हार गई थी। हम लोगों ने 16 सीटों पर विशेष कार्य योजना बनाकर नीचे तक अपना स्ट्रक्चर खड़ा करके बूथ सेक्टर सबको सक्रिय करके हम तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी का ही परिणाम है कि हम 2022 में रामपुर और आजमगढ़ की सीटें 2 बाई इलेक्शन में जीते हैं। 14 सीटें बची हैं, हम लोग को लक्षित करके 14 की 14 सीटें जीतनी हैं और जो शेष 66 हमारे पास हैं उन सारी सीटें जीतनी हैं। मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री जी का विश्वास है जनता का, और मेरे नेतृत्व के प्रति विश्वास और कार्यकर्ता की सक्रियता, मेहनत, रणनीति के आधार पर हम लोग सारी सीटें जीतेंगे। लोकसभा की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है और मैं निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसे पूरा करूंगा। अध्यक्ष जी, अभी कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, ओबीसी के 18 जातियों को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया, नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। आगे किस तरीके से आप लोगों का प्लान होगा, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है। अब जो इसके जानकार लोग हैं उस फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद जो भी इस पर कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई सरकार करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2024 को लेकर के विपक्ष महागठबंधन की कवायद में जुटा है। नीतीश कुमार तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ राजनीतिक दल हैं, विपक्षी पार्टियां जो उस महागठबंधन की तरफ जो है उस अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो सकता है। कोई चुनौती मानते हैं क्या? निश्चित रूप से आपने देखा होगा पिछली बार 2019 के चुनाव में सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस सब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80% से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीती और 50% से ज़्यादा वोट प्रतिशत भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि ये कितने गठबंधन कर लें, जनता का गठबंधन बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ। तो हमारा गठबंधन जनता के साथ है, वो दल गठबंधन करके जो चाहे वो करे। अच्छा भूपेंद्र जी, सोशल जस्टिस कमेटी की एक रिपोर्ट बहुत सालों से पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से वो है। सामाजिक न्याय समिति, क्या इसको लेकर के भी आपकी कुछ प्लानिंग है जो पार्टी के अंदर काडर को इस लेवल पे आगे खड़ा करने की? भारतीय जनता पार्टी अब किसी एक जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जनाधार है और देश के सब वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। जहां तक आपने सामाजिक न्याय समिति की बात कही है, वो विषय अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपने विषय रखा तो मैं उसका परीक्षण करा के जहाँ बातचीत करके किसी स्थिति में आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का जो लक्ष्य है 2024 में 2024 को किसी भी तरीके से कामयाब बना। और जहां तक रही बात विपक्षी पार्टियों के लामबंद होने की, तो इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी विरोधियों को पस्त किया है और 2024 में भी पस्त करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद।
नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 1 इंडिया के साथ। बीजेपी 2024 में पूर्ण बहुमत से जीतेगी। देखिए, भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम के ऐलान के साथ ही हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी मिशन 80 पर है। और आपने सुना भी, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि साहब 16 सीटों का नुकसान 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, 14 रह गई है, 2 पर हमने कवर अप कर लिया उपचुनाव में, क्योंकि हमने आजमगढ़ में भी जीत हासिल कर ली और हमने रामपुर में भी जीत हासिल कर ली। अब जो 14 हमारी बाकी सीटें बचती हैं वो लक्षित है, यानी उन 14 पर हम काम कर रहे हैं। हम हर स्तर पर अपनी पूरी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं ताकि हम अपने मिशन 80 को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि महागठबंधन तो इससे पहले भी हुआ, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाती हैं, क्योंकि जनता मौजूदा सरकार पर भरोसा करती है, प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करती है, और वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी 2024 में पूर्ण बहुमत से जीतेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में होंगी। इसी विश्वास के साथ में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मिशन 80 पर काम कर रहा हूं और हम 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी की जीतेंगे। 14 बचती हैं और 14 पर भी हमारा काम लगातार चल रहा है। मेरे नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर। भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 2024 का लक्ष्य साधने की तैयारी में है। बड़ी बात यह है, गाजियाबाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि जो गाजियाबाद में जीता वो देश पर राज करता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसी गाजियाबाद पर बहुत ज्यादा फोकस लगातार किया जा रहा है और बैठक भी आज यहीं पर। और बड़ा फेरबदल हुआ है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में 16 आईएएस अफसर के तबादले हुए हैं, जिनको बहुत ताकतवर माना जाता था, वो अब अपने अपने पदों से हटाए गए। बड़े बड़े विभाग के सचिवों को बदला गया है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव, सीएम प्रोटोकॉल को अहम जिम्मेदारी दी गई है और संजय प्रसाद ही सूचना और संजय प्रसाद ही गृह विभाग संभालेंगे। अभी तक अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल के पास में ये अलग अलग दोनों महकमे थे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट विभाग चले गए हैं संजय प्रसाद के पास में। नवनीत सहगल को बनाया गया है एसीएस खेलकूद विभाग। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, सुधीर महादेव बोबड़े प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन और सुधार, मुकेश कुमार मेश्राम प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग। आपने जब इन ऑफिसर्स की बात सुनी होगी तो आपने जाना होगा कि ये बहुत ही दमदार और बड़े पावरफुल हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव है। सीएम योगी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का भाग्योदय हुआ है। आप समझिए, अवनीश अवस्थी का रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद सीधे संजय प्रसाद के पास में ये तमाम विभाग, सूचना एक बड़ा और इंपॉर्टेंट महकमा है, विभाग है, उनके पास सूचना भी है और उनके पास गृह विभाग भी है। अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल का नाम आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कितना पावरफुल नाम था, लेकिन अब ये दोनों की दोनों जिम्मेदारी चली गई सीधे तौर पर संजय प्रसाद के पास में, तो ये उनका भाग्योदय है। अब सीधे जिले के कप्तानों को टाइट करेंगे संजय प्रसाद, यानी कि पूरी की पूरी कमांड उनके पास होगी। कमांडिंग रोल में संजय प्रसाद होंगे। अमित मोहन प्रसाद के रोग से मुक्त हुआ चिकित्सा विभाग, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा, चाहे वो तबादलों की बात हो या फिर वो दवाइयां जो एक्सपायर हो गई थी पड़े पड़े गोडाउन्स में, ये कई ऐसे विषय रहे जो अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ में जा रहे थे। तबादलों में मनमानी और डिप्टी सीएम की अनदेखी पर ये एक्शन लिया गया है, ये उन पर महंगा पड़ा है। इसके साथ ही तबादलों में सीएम की जांच कमेटी ने तो अमित मोहन प्रसाद को बचा लिया, क्योंकि वो जो कहते हैं ना आमतौर पर कि आप सेम बैच के होते हैं तो आपके बैचमेट्स आपको बचा ले जाते हैं। अपने बैचमेट होने का फर्ज जांच कमेटी ने निभाया, इसीलिए बच गए अमित मोहन प्रसाद, लेकिन अब तक जो पावर थी वो कम हो गई। सीएम योगी की जो पारखी नजरें हैं उनसे कोई बच नहीं पाएगा। अमित मोहन प्रसाद भी नहीं बच पाए इससे। अब गांधी जी की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे अमित मोहन प्रसाद। अब सीएम योगी ने अमित मोहन प्रसाद को खादी और ग्रामोद्योग भेजा है, अब इसकी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। सूचना और गृह दोनों विभाग गए हैं सीधे सीधे संजय प्रसाद के पास में। आयकर विभाग की रेड का असर एसीएस सूचना तक भी पहुंचा। नवनीत सहगल, छापेमारी में एमएसएमई विभाग के अफसरों पर आईटी की नजर थी। नवनीत सहगल को एसीएस सूचना के पद से हटाया गया है।
लंबे वनवास के बाद आईएएस हरिओम की वापसी हुई है। इनको इंतजार था, अब फाइनली हरिओम की वापसी हुई है लंबे वनवास के बाद में। और सीएम ने यूपी के समाज कल्याण विभाग की उनको जिम्मेदारी दी है, यानी वनवास खत्म हो तो समाज कल्याण की जिम्मेदारी अब उनको मिली है। आईपीएस से मंत्री बने असीम अरुण के साथ संभालेंगे समाज कल्याण। यूपी का माध्यमिक शिक्षा विभाग आराधना मुक्त हो गया। यहां पे जिम्मेदारी आराधना संभाली थी, लेकिन यूपी का ये माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अब उनसे फ्री हो गया और मंत्री गुलाब देवी को नजरअंदाज करना आराधना शुक्ला को भारी पड़ा। देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया गया है कि अगर मंत्रियों की अनदेखी करेंगे, मनमानी करेंगे तो अधिकारी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। आराधना शुक्ला ने मंत्री की एक भी सुनी नहीं थी तबादला सत्र में, अब उसका खामियाजा आराधना शुक्ला को भी भुगतना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा गया, सीएम ने उनको आयुष विभाग भेज दिया है आराधना शुक्ला को। तो ये बड़ा फेरबदल है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। यूपी में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। हिमांशु कुमार बने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास। इसके अलावा जो दूसरा नाम है उसमें पार्थ सारथी सेन शर्मा है, जो कि प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग बनाए गए हैं। गृह विभाग, सूचना विभाग संजय प्रसाद के पास में है। और आपके नवनीत सहगल हो गए खेलकूद विभाग संभालने के लिए। तो ये बड़ा बदलाव देखिए किस तरीके से किसी का भाग्योदय हुआ। और आराधना शुक्ला जो कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा विभाग संभाल रही थी, लेकिन अब आयुष विभाग को संभालेंगी। मंत्री की अनदेखी इन पर भारी पड़ गई। हरिओम की वापसी हो गई है और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं हरिओम। मोनिका एसगर की बात करते हैं, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी इनके पास में है। और वहीं महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग, तो इनके पास भी अच्छा खासा महकमा है महेश कुमार गुप्ता के पास में। बात आती है अमित मोहन प्रसाद की, अनदेखी और मामलों में फंसते नजर आए, हटाया गया। अब इनके पास में विभाग जो इनके पास थे नहीं थे। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह बनाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा, एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा किया। इंस्टीट्यूट के शेम्बन यूनिट का उद्घाटन किया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी साथ में मौजूद रहे। कर्नाटक यूपी के बीच में घनिष्ठ संबंध है। सीएम योगी ने कहा कि कर्नाटक हमेशा संकट का साथी है। बेंगलुरु आईटी और टेक्नोलॉजी का हब है। कर्नाटक की धरती अध्यात्म से जुड़ी हुई है। यहां भगवान से मिले थे बजरंग बली। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत की छवि बदल गई है। योग दिवस के साथ पूरी दुनिया जुड़ी है। देखिए, कर्नाटक की धरती अध्यात्म से जुड़ी हुई है। कई बातें, कई महत्वपूर्ण बातें कर्नाटक के लिए कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो कर्नाटक पहुंचे। दरअसल यहाँ पर कार्यक्रम तो उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसके नेचुरोपैथी परिसर को देखने का था, लेकिन इस दौरान में राजनीतिक लोग भी थे और राजनीतिक बातें भी हुई और कर्नाटक की खूब तारीफ भी। उन्होंने कहा कि योग दिवस के साथ पूरी दुनिया जुड़ी है। सीएम योगी ने जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि ये जो कर्नाटक संकट का साथी रहा है। एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही। साथ ही साथ उनकी तरफ से देखिए आज एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर में भ्रमण भी किया गया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर आखिरकार क्या है, किस तरीके से हैं। और हम लगातार चर्चा चल रही थी इसी बात को लेकर कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ से कुछ सीख कर आए तो जाहिर सी बात है उसको इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ देखिए कर्नाटक और यूपी के बीच घनिष्ठ संबंध की बात भी की। आप जान रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल लोगों के दौरे रहते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल महत्ता भी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ का जाना, जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को मजबूती वहां पर और मिलेगी। तो योग दिवस के साथ पूरी दुनिया साथ में जुड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान में तमाम बातें कही। साथ ही साथ कहा कि घनिष्ठ संबंध है, यूपी और कर्नाटक के बीच में घनिष्ठ संबंध है। सीएम योगी ने इस बात का जिक्र भी किया और साथ ही साथ रामायण का जिक्र भी कर दिया कि जब संकट आया तो यहीं से ही मदद मिली, यहीं से ही काम बना। गोंडा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
इटिया थोक में डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत हुआ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। संजवल गांव के अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय साथ रहे विधायक वीणा द्विवेदी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शहीदों की बेटी को सम्मानित किया। रेखा तिवारी को अंग वस्त्र स्मृति से किया सम्मानित। करुआ पारा स्कूल में पठन पाठन की जानकारी ली। विद्यालय के बारे में डिप्टी सीएम ने जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने पाइपलाइन योजना का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र बंद देख डिप्टी सीएम ने फटकार लगाई। अपरा सराय के पंचायत भवन का निरीक्षण किया। जय नारायण चौराहे पर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। सर्किट हाउस में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शहीदों की बेटी को सम्मानित किया और यहां पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। रेखा तिवारी को अंग वस्त्र स्मृति से सम्मानित उनके द्वारा किया गया और उस दौरान में जब वो यहां पर पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला और बड़ा भव्य तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया गया। करुआ पारा स्कूल में डिप्टी सीएम की पाठशाला चली। यहां पर जहां जहां खामियां मिली खूब जमकर फटकार लगाई। गोंडा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपने एक फिल्म तो जरूर देखी होगी जिसमें अनिल कपूर एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और वहां पर आमतौर पर रियलिटी चेक वो करते नजर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही नायक बनने की कोशिश इस वक्त ब्रजेश पाठक भी कर रहे हैं। डे 1 से जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं और उनके पास में जो इम्पोर्टेंट महकमा है चिकित्सा विभाग, उसको लेकर आपने देखा कि जब भी कहीं पर भी मौका मिलता है, चाहे कोई CHC हो, चाहे कोई भी सरकारी अस्पताल हो, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और आम आदमी की तरह लाइन में लगते हैं, पर्ची लेते हैं और जहाँ जहाँ खामियां पाते हैं वहाँ वहाँ फटकार लगाते हैं। हालांकि आपने देखा भी कि ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव हुआ उनकी इसी नाराजगी के कारण, क्योंकि जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे अमित मोहन प्रसाद, उनको इस महकमे से ही हटा दिया गया। मुजफ्फरनगर से खबर है, शिक्षक ने छात्र को 3rd डिग्री दी। शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश हो गया। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। ये भोकरहेड़ी इंटर कॉलेज का मामला है। भोकरहेड़ी इंटर कॉलेज में बच्चे को इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश हो गया। जो परिवार वाले थे उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें भोकरहेड़ी की, ये कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां पर इतना ज्यादा बच्चे को टॉर्चर किया गया कि उसकी हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा। भोकरहेड़ी इंटर कॉलेज का ये मामला है। और खबर गाजियाबाद से, बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्र की ये अहम बैठक है। वैशाली स्थित एक होटल में बीजेपी संगठन की बैठक जारी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में पश्चिमी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्र की अहम बैठक गाजियाबाद से मिशन पश्चिमी यूपी पर बीजेपी लग चुकी है। वैशाली स्थित एक होटल में संगठन की यह बैठक चल रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और इसी दौरान में भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत भी की ब्रजेश ने। और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। इस बार मिशन 80 पर काम कर रहे हैं और यूपी की 80 की 80 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में होंगी। जो कमी 2019 में रह गई थी, उस कमी को इस बार पूरा कर दिया